वो पढ़ रहे थे हम। अगली हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर, स्तूपों का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर, स्तूपों का महत्व। पॉइंट्स लिखिए। स्तूप सिंबलाइज डेथ और ट्रांजिएंस ऑफ द वर्ल्ड। स्तूप विश्व में मृत्यु को दर्शाता है। स्तूप सिंबलाइज डेथ और ट्रांजिएंस ऑफ द वर्ल्ड। स्तूप विश्व में मृत्यु को दर्शाता है। दे आर बिल्ट ओवर द बॉडी रिमेन्स ऑफ बुद्ध और बोधिसत्व। ये बुद्ध की अस्थियों या बोधिसत्व पर बनाए जाते हैं। दे आर बिल्ट ओवर द बॉडीली रिमेन्स ऑफ बुद्ध और बोधिसत्व। ये बुद्ध या बोधिसत्व, बुद्ध की अस्थियां या बोधिसत्व के ऊपर बनाए जाते हैं। सेकंड, वर्शिप्ड बाय बुद्धिस्ट, बुद्ध इसकी पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म इसकी पूजा करते हैं। थर्ड, सांची स्तूप ऑफ अशोक, अशोक का सांची स्तूप इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इट्स रेलिंग्स एंड गेटवे, इसकी वेदिका और द्वार, इट्स रेलिंग्स एंड गेटवे, इसकी वेदिका और द्वार हैव नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ जातक स्टोरीज, में जातक कथाओं के चित्र हैं। हैज नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ जातक स्टोरीज, में जातक कथाओं के चित्र हैं। जातक कथाएं यानी कि बुद्ध के जन्म के बाद जो कथाएं थी वो जातक कथाएं हैं। एंड ऑल्सो हैज फोक डिएटीज, और कुछ देवता भी बने हैं। एंड ऑल्सो हैव सम फोक डिएटीज, और कुछ देवता भी बने हैं ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों के, सच एज यक्ष एंड यक्षिणी, जैसे यक्ष और यक्षिणी। द इमेजेस ऑफ बुद्धा, बुद्ध की चित्र आर डिपेक्टेड थ्रू हिज सिंबल्स, उनके चिन्हों द्वारा बताए गए हैं। आर डिपेक्टेड थ्रू हिज सिंबल्स, उनके चिन्हों द्वारा बताए गए हैं। इन डिवाइन फॉर्म, देवीय रूप में। इन डिवाइन फॉर्म, देवीय रूप में। डिपिक्शन ऑफ फोक डिएटीज, देवी देवताओं के चित्र। डिपिक्शन ऑफ फोक डिएटीज, देवी देवताओं के चित्र आर देयर, इसलिए हैं, टू स्प्रेड बुद्धिज्म अमंग कॉमन मासेस, ताकि आम लोगों में बुद्ध धर्म प्रचार हो। टू स्प्रेड बुद्धिज्म अमंग कॉमन मासेस, ताकि आम लोगों में बुद्ध धर्म का प्रचार हो। डायरेक्ट बुद्ध धर्म समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए उनके देवी देवता भी लिख दिया। विथ दिस सिंबल्स, इन चिन्हों से वी अंडरस्टैंड सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ, हमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पता चलता है। वी अंडरस्टैंड सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ, हमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पता चलता है। ऑफ एंशिएंट एज, प्राचीन काल का। फुल स्टॉप। ये स्तूप खत्म हो गए यहाँ पे, इसका आखिरी पोर्शन बचा था। अगली हेडिंग डालिए पिलर्स, स्तंभ। पिलर्स, स्तंभ। भारत में दो प्रकार के स्तंभ हैं। एक ऐसा स्तंभ है और एक ऐसा है। इसके ऊपर कैपिटल रखा जाता है और यहां पर दोनों तरफ स्पेस दी हुई होती है ग्रूव्स की, बेल शेप्ड, घंटी जैसा, मतलब गोल। तो ओरिजिनल अशोक के जो स्तंभ होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, नीचे से चौड़े ऊपर से पतले,
और ऊपर बेल शेप्ड रखा हुआ रहता है पत्थर। लेकिन कुछ पर्शिया के भी हैं। 6ठी शताब्दी में पारसियों के जो स्तंभ होते थे वो भारत में भी देखे गए, और उनके स्तंभ बिल्कुल पैरेलल होते हैं, नीचे बेल शेप और ऊपर बेल शेप। बोला यह गया है कि ये 6th सेंचुरी बीसी के थे और अशोक के थे 3rd सेंचुरी बीसी के। तो पहले कौन से स्तंभ आए? पर्शियन, बाद में अशोकन। तो ये भी बोल दिया कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कि इसी से कॉपी करके क्या बना, ये बना। तो मियर ये कॉपी नहीं है, उसकी एक अपनी पूरी कहानी भी है। लिखिए, द हिस्ट्री ऑफ पिलर आर्किटेक्चर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम हड़प्पा। स्तंभों के उदाहरण हड़प्पा से देखे जा सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ पिलर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम हड़प्पा। स्तंभों के उदाहरण हड़प्पा से देखे जा सकते हैं। अब वो स्तंभ जो होते थे उनके घर बनाने के लिए होते थे, इसलिए वो स्तंभ अलग है। दे वर यूज्ड बाय हड़प्पन्स टू बिल्ड हाउसेस। इनका इस्तेमाल घर बनाने में होता था। मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बनते। टू सपोर्ट द रूफ, छत को सहारा देने के लिए। मेड ऑफ ब्रिक्स, पत्थरों से बनते, ईंटों से बनते। टू सपोर्ट रूफ, छत को सहारा देने के लिए। इन धोलावीरा में अब स्टोन पिलर इज फाउंड। एक पत्थर का स्तंभ मिला, हैविंग मेजरमेंट मार्क्स, जिसमें नापने के निशान थे। हैविंग मेजरमेंट मार्क्स, जिसमें नापने के निशान थे। स्तंभ को नापा होगा तो उसमें निशान बराबर मिले। प्रोबेबली फॉर एस्टिमेटिंग वाटर लेवल, शायद जल स्तर के लिए। प्रोबेबली फॉर एस्टिमेटिंग वाटर लेवल, शायद जल स्तर के लिए। सेकेंड पॉइंट, 2 टाइप्स ऑफ पिलर्स वर मेड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में 2 प्रकार के स्तंभ बनाए गए। 2 टाइप्स ऑफ पिलर वर मेड इन मौर्यन पीरियड। 2 प्रकार के स्तंभ मौर्य काल में बनाए गए। फर्स्ट कैटेगरी यूज्ड इन पैलेस, प्रथम महलों के लिए। फर्स्ट कैटेगरी फॉर पैलेस, प्रथम महलों के लिए। टू सपोर्ट द रूफ, छत सहारे हेतु। सेकेंड फॉर इंस्क्राइबिंग रॉयल एडिक्ट्स, दूसरा शाही शिलालेखों के लिए। सेकेंड फॉर इंस्क्राइबिंग रॉयल एडिक्ट्स, दूसरा शाही शिलालेखों के लिए। सेकेंड वर मोस्ट सिग्निफिकेंट, मैग्निफिकेंट, दूसरे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो बस छत पकड़े रखेगा ना, दूसरे पे शिलालेख लिखा जाएगा ब्राह्मी में। 19 सच पिलर हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक 19 ऐसे स्तंभ मिले हैं। सेकेंड वाले 19 सच पिलर्स हैव डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक 19 ऐसे स्तंभ मिले हैं। थर्ड पॉइंट, इन पोस्ट मौर्यन एज, उत्तर मौर्य काल में इन पोस्ट मौर्यन एज, उत्तर मौर्य काल में 1 पिलर वॉज इरेक्टेड बाय हेलियोडोरस। एक स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था। 1 पिलर वॉज इरेक्टेड बाय हेलियोडोरस। एक स्तंभ हेलियोडोरस ने बनाया था एट विदिशा। विदिशा का उस वक्त नाम होता था बैसनगर, ब्रैकेट बेसनगर एमपी, बैसनगर एमपी में। इट वॉज मेड ऑफ स्टोन, लकड़ी का बना। इट वॉज मेड ऑफ स्टोन, पत्थर का बना। सिमिलर टू अशोकन पिलर, अशोक स्तंभ जैसा ही है। सिमिलर टू अशोकन पिलर, अशोक स्तंभ जैसा ही।
हेलियोडोरस जो था वो भागभद्र के दरबार में आया था, काशीपुत्र भागभद्र। तो लिखिए, हेलियोडोरस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था इन द कोर्ट ऑफ शुंग किंग, शुंग राजा के दरबार में। इन द कोर्ट ऑफ शुंग किंग, शुंग राजा के दरबार में काशीपुत्र भागभद्र, काशीपुत्र भागभद्र। तो काशीपुत्र भागभद्र थे, वो शुंग थे और उनके एम्बेसडर थे, उनके नहीं, ग्रीक के एम्बेसडर थे जो उनके यहाँ रहते थे, हेलियोडोरस। चौथा, मेहरौलीज आयरन पिलर इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल पिलर। मेहरौली का स्तंभ, मेहरौलीज आयरन पिलर, मेहरौली का लोह स्तंभ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल पिलर, धातु के स्तंभ का उदाहरण है। मेड इन गुप्ता एज, जो गुप्त काल में बना। ओरिजिनली लोकेटेड एट उदयगिरी, मूल रूप से उदयगिरी में स्थापित। ओरिजिनली लोकेटेड एट उदयगिरी, मूल रूप से उदयगिरी में स्थापित। बाद में फिर दिल्ली के का एक सुल्तान उसको दिल्ली ले जाता है, इल्तुतमिश। लेटर टेकन टू दिल्ली बाय इल्तुतमिश, बाद में इल्तुतमिश दिल्ली ले गया। ये वही हो जो जंग नहीं लगती, गुप्त काल में बना था। हमने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में देख लिया था ये। नेक्स्ट हेडिंग, फीचर्स ऑफ अशोकन पिलर, अशोक स्तंभों के गुण। फीचर्स ऑफ अशोकन पिलर, अशोक स्तंभ के गुण। पहला, वो दो जगह याद है आपको, सारे पत्थर वहीं से निकलते थे, मथुरा और चुनार। तो सारे स्तंभ के पत्थर भी मथुरा और चुनार से ही निकलते थे। अशोकन पिलर्स वर कार्व्ड आउट एट मथुरा एंड चुनार। अशोक स्तंभ मथुरा और चुनार से लाए जाते थे, क्योंकि आर्किटेक्चर में, स्टोन आर्किटेक्चर में यही दो शहर सबसे बेस्ट थे। रेड सैंडस्टोन वॉज यूज्ड इन मथुरा। लाल बलवा पत्थर मथुरा में मिलता। रेड सैंडस्टोन वॉज यूज्ड इन मथुरा, लाल बलवा पत्थर मथुरा में मिलता। विथ वाइट स्पॉट्स, सफेद धब्बों के साथ। मथुरा के आसपास जो एरिया था वहां से जो पत्थर मिलता था वो सैंडस्टोन था, लाल कलर का, लेकिन बीच बीच में क्या है, उसके दाने, सफेद सफेद दाने उस पत्थर में। ब्लू ग्रे स्टोन एट चुनार, और नीला ग्रे पत्थर चुनार में। फ्रॉम दीज टू प्लेसेस, इन दो जगहों से पिलर्स वर ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया। स्तंभ संपूर्ण भारत में भेजे जाते। पिलर्स वर ट्रांसपोर्टेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। स्तंभ संपूर्ण भारत में, उस वक्त का भारत तो बहुत बड़ा था, संपूर्ण भारत में या भारतीय प्रायद्वीप में भेजे जाते। सेकेंड पॉइंट, अशोकन पिलर्स हैव 4 पार्ट्स। अशोक के स्तंभ के 4 हिस्से थे। पहला, मोनोलिथिक शाफ्ट, एक पत्थर से बना स्तंभ। मोनोलिथिक शाफ्ट या एक स्तंभ या एक पत्थर से बना शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, ये, यहां से लेकर यहां तक शाफ्ट कहते हैं। टेपरिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो नीचे से ऊपर पतला हो जाता। टेपरिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो नीचे से ऊपर पतला हो जाता। दूसरा, बेल शेप्ड पोर्शन, घंटी नुमा आकार या घंटी नुमा हिस्सा। बेल शेप्ड पोर्शन, घंटी नुमा हिस्सा। तीसरा,
अबेकस, ABACUS, अबेकस। अबेकस में क्या होता, एक छोटा सा एक और पत्थर होता है ऐसे ऊपर, रेक्टेंगुलर स्टोन। अबेकस में लिखना रेक्टेंगुलर स्टोन या चौकोर पत्थर, और इसके ऊपर या तो घोड़ा, हाथी, शेर, और उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। और चौथा होता है कैपिटल। कैपिटल में क्या हो सकता था, लिख लीजिए, लायन, बुल, एलिफेंट। शेर, बैल, हाथी इस कैपिटल के ऊपर रखा जाता। थर्ड पॉइंट, द पिलर्स वर पॉलिश्ड। स्तंभों की पॉलिश होती, ऊपर से नीचे तक पूरे पॉलिश रहते थे ये। एडिक्स कहां लिखेंगे, शाफ्ट में। एडिक्स इंस्क्राइब्ड इन शाफ्ट, शिलालेख शाफ्ट में होते। एडिक्स इंस्क्राइब्ड इन शाफ्ट, शिलालेख शाफ्ट में होते। पांचवा, कहां पे लगाते ये पिलर, इकोनॉमिक एरिया जरूरी हो कोई सा, आर्थिक रूप से जरूरी स्थल या धार्मिक स्थल या बाउंड्री, ये बताने के लिए कि ये क्षेत्र किसका है, अशोक का है। देवर पिलर्स वर इरेक्टेड, स्तंभों को लगाया जाता इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एरिया, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में, और रिलीजियस सेंटर्स या धार्मिक केंद्रों पर, और रिलीजियस सेंटर्स या धार्मिक केंद्रों पर। रीजन एक ही है, ताकि लोगों की भीड़ वहां पे मिले और लोग उसे पढ़ लें, और जो भी मैसेज देना हो राजा को, वो मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। टू मैसेज द एम्पायर, साम्राज्य को सूचना देने के लिए। टू मैसेज द एम्पायर, साम्राज्य को सूचना देने के लिए। अगली हेडिंग लिखिए, कंपैरिजन बिटवीन अशोकन एंड पर्शियन पिलर्स। अशोक एवं पारसी स्तंभों में तुलना। कंपैरिजन बिटवीन अशोकन एंड पर्शियन पिलर्स, अशोक एवं पारसी स्तंभों में तुलना। पर्शियन के दो और नाम है, पर्शियन पारसी बोल दो या फिर ईरानियन, ईरानी। तो पर्शियन के ब्रैकेट में ही लिख लेना कहीं पर, ईरानी। और एक और तीसरा नाम है पर्शियन का, एखमेनियन, अखमेनियाई, ACHAEMANIAN, अखमेनियाई। तो पर्शियन, ईरानियन, अखमेनियाई स्तंभ एक ही हैं, वो पर्शियन ही है। बेसिक मैंने आपको बता दिया, पर्शियन पहले आया और बाद में अशोकन। लिखो, पहले समानता लिखते हैं फिर फर्क लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए सिमिलैरिटीज, समानता। क्या क्या समानता है लिखो, मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बने, मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बने, दोनों पत्थर से बने, कॉमा ग्लॉसी पॉलिश, चमकदार पॉलिश, कॉमा बोथ हैव कैपिटल, दोनों में कैपिटल, बेल शेप्ड पोर्शन, घंटी नुमा आकार, बेल शेप्ड पोर्शन या घंटी नुमा हिस्सा। बस फर्क क्या था, घंटी नुमा हिस्सा अशोकन में ऊपर था और पर्शियन में दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। एक और चीज फर्क में अपन देखेंगे, ये जो नींव खोदते थे उस नींव को बनाते थे, ये बिना नींव की होती थी। ठीक है, हेडपंप की तरह गाड़ दिया, ये एकदम बेस बनाया और काम किया। सेकेंड में लिखिए, पर्शियन पिलर बिलोंग टू 6th सेंचुरी BC। पारसी स्तंभ 6ठी शताब्दी ईस्वी के हैं, ईसा पूर्व के हैं। पर्शियन पिलर्स बिलोंग टू 6th सेंचुरी BC। पारसी स्तंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं या BC के हैं। अशोकन पिलर्स 3rd सेंचुरी BC। अशोक स्तंभ 30वीं शताब्दी BC के, तीसरी। सम स्कॉलर्स लाइक V.A. स्मिथ, कुछ विद्वान जैसे V.A. स्मिथ, सम स्कॉलर्स लाइक V.A. स्मिथ, कुछ विद्वान जैसे V.A. स्मिथ, अंग्रेज है,
क्या बोलेगा? इससे कॉपी किया, अंग्रेजी यही बोलेगा। सेड दैट अशोकन पिलर्स वर द इमिटेशन ऑफ पर्शियन पिलर, ने बताया कि अशोक स्तंभ पारसी स्तंभ को देखकर बनाए गए। वर द इमिटेशन ऑफ पर्शियन पिलर, पारसी स्तंभ को देखकर बनाए गए। अब लिखिए डिफरेंस, फर्क, ये लास्ट हेडिंग है। डिफरेंस में लिखिए पहला पॉइंट, डिजाइन्स वर डिफरेंट, डिजाइन में फर्क रहा। इन फॉर्म एंड फीचर ऑल्सो, प्रकृति और आकार में भी। इन फॉर्म एंड फीचर ऑल्सो, प्रकृति और आकार में भी। सेकेंड पॉइंट, अशोकन पिलर टेपर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अशोक स्तंभ नीचे से ऊपर पतला होता है, पतला होता जाता है। टेपर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर पतला होता जाता है। वेरेज पर्शियन पिलर इज सिलेंड्रिकल, जबकि पारसी स्तंभ समानांतर। पर्शियन पिलर सिलेंड्रिकल, समानांतर, गोल तो दोनों ही है। तो सिलेंड्रिकल का मतलब क्या? ये भी गोल ही है, बस इसके दोनों एजेस, मतलब जो भी है, ये वॉल, सर्कल की तो वॉल भी नहीं होती, जो भी है ये पैरेलल है पूरा, सामने से देखो तो। द शाफ्ट ऑफ अशोकन पिलर इज स्मूथ, अशोक स्तंभ का शाफ्ट चिकना है। द शाफ्ट ऑफ अशोकन पिलर इज स्मूथ, अशोक स्तंभ का शाफ्ट चिकना है। बट पर्शियन हैज ग्रूव्स, किंतु पारसी में उभार बने हैं। बट पर्शियन हैज ग्रूव्स, किंतु पारसी में गड्ढे और उभार बने हैं। बेल शेप इज ओनली फाउंड इन टॉप इन अशोकन पिलर, अशोक स्तंभ में घंटीनुमा आकार केवल शीर्ष पर है। अशोकन पिलर बेल शेप ओनली फाउंड एट टॉप, घंटीनुमा आकार केवल शीर्ष पे है। बट इन पर्शिया बोथ साइड, किंतु पारसी में ऊपर और नीचे। अशोकन पिलर्स वर डग इन ग्राउंड विदाउट एनी बेस, अशोक स्तंभों का कोई आधार नहीं होता था, खड्डे खोदकर गाड़ दिए जाते। अशोकन पिलर्स वर डग इन ग्राउंड, अशोक स्तंभों का कोई आधार नहीं होता, खड्डे खोदकर गाड़ दिए जाते। इरेक्टेड विदाउट एनी बेस, बट इन पर्शियन इरेक्टेड विथ बेल शेप बेस, किंतु पारसी में आधार होता घंटीनुमा। पर्शियन पिलर इरेक्टेड विथ बेल शेप्ड बेस, पारसी में आधार होता घंटीनुमा। मतलब वो जो नीचे का आधार है वो क्या है? जमीन के नीचे बेस है पूरा। थर्ड, अशोकन पिलर्स वर इंडिपेंडेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर, अशोक स्तंभ शिला का स्वतंत्र नमूना था। अशोकन पिलर वर इंडिपेंडेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर, अशोक स्तंभ शिला का स्वतंत्र नमूना था। बट पर्शियन वर यूज्ड इन पैलेस, किंतु पारसी स्तंभ महलों में इस्तेमाल होते। पर्शियन पिलर्स वर यूज्ड इन पिलर्स इन पैलेसेस, महलों में इस्तेमाल होते। दिख रहा है ना, ये महलों में लगते थे, ये महलों में नहीं लगते थे, ये इकोनॉमिकली जरूरी जगह मार्केट या मंदिरों के आसपास लगते। तो इंडिपेंडेंट था, फ्री था, इसके ऊपर कुछ नहीं था, इसके ऊपर छत आ जाती थी, क्योंकि ये महलों के लिए थे। इसलिए बेस चाहिए, महल बना रहे हो, नॉर्मली गाड़ना है तो बेस की क्या जरूरत है, गाड़ दिया। ये था।
द पर्शियन आर्किटेक्चर might have influenced Mauryan architecture. पारसियों का शिल्प तत्व, द पर्शियन आर्किटेक्चर might have influenced Mauryan architecture. पारसियों का शिल्प जरूर मौर्य को प्रभावित किया होगा, बट वी कैन नॉट से दैट, किंतु हम ये नहीं कह सकते, बट वी कैन नॉट से दैट, किंतु हम ये नहीं कह सकते दैट मौर्यन पिलर्स, कि मौर्य स्तंभ वर जस्ट इमिटेशन ऑफ पर्शिया, पारसियों को ही देखकर बनाए गए हों। ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ पर्शिया, पारसियों को देखकर ही बनाए गए हों। खत्म, आगे और देखेंगे।